हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। आज की इस वीडियो में हम लोग मई महीने की वीकली करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हम लोग सेकेंड वीक की करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो मई महीने के दूसरे सप्ताह में यानी कि 8 से लेकर के 14 मई के बीच में करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बने हैं वो सभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूँ। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 7 मई तक की जो करंट अफेयर्स है उसको फर्स्ट वीक की वीडियो के अंदर देखा था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब लोग 50 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं मई महीने के सेकेंड वीक से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीरज चोपड़ा के नाम पर किस स्थान पर स्टेडियम बनाने की अनाउंसमेंट की है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं नीरज चोपड़ा जो हैं ये भारत के एक मशहूर भाला फेंक खिलाड़ी हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक गेम्स के अंदर इन्होंने भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया था और इस तरीके से एथलेटिक्स के अंदर भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स के अंदर। तो क्योंकि हरियाणा राज्य से हैं इसीलिए हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने कहा है कि नीरज चोपड़ा के नाम पर एक स्टेडियम बनाया जाएगा। ये स्टेडियम हरियाणा के जिस जिले के अंदर बनाया जाएगा वहीं पर नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है पानीपत की। तो हरियाणा के पानीपत जिले में एक स्टेडियम बनाया जाएगा नीरज चोपड़ा के नाम पर और इस स्टेडियम को बनाने में 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC में 3.5% हिस्सेदारी बेचकर कितनी धनराशि जुटाई है। तो जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में भारत की जो सबसे बड़ी बीमा कंपनी है यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके लिए IPO लॉन्च किया गया था, यानी कि कोई भी व्यक्ति LIC के अंदर इन्वेस्ट कर सकता था। तो इसके जरिए सरकार ने 3.5% अपनी जो हिस्सेदारी है LIC में उसको बेच दिया है और इससे 21,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये अब तक का सबसे बड़ा IPO था, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं MR कुमार। 8 मई 2022 को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी जयंती मनाई गई। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप जानते होंगे, ये भारत के मशहूर कवि और लेखक थे। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है साहित्य का। तो इनको साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है ये सन 1913 के अंदर गीतांजलि के लिए दिया गया था। और अभी हाल ही में 8 मई 2022 को इनकी 161वीं जयंती मनाई गई है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनका जन्म हुआ था 8 मई सन 1861 को। आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही भारत का जो जनगण मन है यानी कि जो भारत का राष्ट्रगान है, ऐसे ही बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है यानी कि अमार सोनार बांग्ला, दोनों देशों का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 9 मई 2022 को इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। तो महिंदा राजपक्षे जो हैं ये अभी तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, लेकिन श्रीलंका के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ और ये काफ़ी हिंसक भी हो गया था, जिसके चलते महिंदा राजपक्षे जो कि यहाँ के प्रधानमंत्री थे इनको इस्तीफा देना पड़ा। श्रीलंका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है गोटाबाया राजपक्षे और यहाँ की जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2024। इसका मतलब यह है कि साल 2024 तक अभी के समय भारत में जितनी भी सड़क दुर्घटनाओं में डेथ हो जाती हैं उनकी संख्या 50% कम हो जाएगी, यानी कि आधी हो जाएगी। दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी और उनके 3 सहयोगियों को किस श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो पुलित्जर पुरस्कार जो होता है ये खास करके जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। इसके अलावा ये बुक्स, ड्रामा और म्यूजिक के लिए भी दिया जाता है। तो इसमें आपको 2 ही कैटेगरी के नाम याद रखने हैं। एक तो पब्लिक सर्विस यानी कि लोक सेवा में उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए किस समाचार पत्र को यह सम्मान दिया गया है। तो इसका नाम है द वॉशिंगटन पोस्ट, जो कि एक अमेरिका का समाचार पत्र है। 2021 के जनवरी महीने में जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में विरोध हुए थे तो उसको कवर करने के लिए द वॉशिंगटन पोस्ट को पब्लिक सर्विस में इस बार का पुलित्जर प्राइज दिया गया।
फिर आपको दूसरी कैटेगरी याद रखनी है फीचर फोटोग्राफी, क्योंकि इसमें भारतीयों को दिया गया है अदनान अबीदी, शना इरशाद मट्टू, अमित दवे और दिवंगत पत्रकार दानिश सिद्दीकी। तो इन सभी लोगों को फीचर फोटोग्राफी की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। और इस बार के पुलित्जर पुरस्कारों में एक स्पेशल अवार्ड भी दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेशल अवार्ड्स एंड साइटेशंस। इस बार ये दिया गया है द जर्नलिस्ट्स ऑफ यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन के जो पत्रकार हैं उनको स्पेशल अवार्ड दिया गया है इस बार के पुलित्जर पुरस्कारों में। तो क्वेश्चन पर वापस आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि दिवंगत फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी और उनके 3 सहयोगियों को किस श्रेणी में पुरस्कार मिला? तो आंसर हो जाएगा फीचर फोटोग्राफी। जो दानिश सिद्दीकी हैं 2021 में अफगानिस्तान के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। हाल ही में किसे अथक साहित्यिक खोज के लिए विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार दिया गया? बांग्ला अकादमी पुरस्कार जो है ये एक साहित्यिक पुरस्कार है जो कि हर साल दिया जाता है, लेकिन इस बार इसमें एक स्पेशल अवार्ड भी दिया गया है जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं यानी कि ममता बनर्जी, उनको दिया गया है। 9 मई 2022 को किसने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। तो हाल ही में भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें 2 लोगों ने न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इनमें से एक हैं सुधांशु धूलिया, जो कि अभी तक गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, और दूसरे हैं जमशेद पर्दीवाला, ये गुजरात हाई कोर्ट में एक जज थे। तो इन दोनों लोगों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश बना दिया गया है, और इनके शामिल होने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसको हासिल कर ली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैक्सिमम जज हो सकते हैं 34। इनका स्ट्रक्चर होता है 33+1, यानी कि एक तो होते हैं मुख्य न्यायाधीश और 33 होते हैं अन्य जज। तो इस तरीके से आज के समय सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल 34 जज हो चुके हैं। और इनका नाम आप जानते ही हैं कि अभी के समय मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो अभी के समय भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है NV रमन्ना। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस शहर के अंदर 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री की खोज की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राखीगढ़ी हरियाणा। हरियाणा का जो राखीगढ़ी है ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था। तो यहीं पर हाल ही में आभूषण बनाने वाली एक फैक्ट्री की खोज की गई है जो कि 5000 साल पुरानी है। तो इसको खोज किया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हरियाणा के राखीगढ़ी में। रेल टेल के द्वारा प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी कि जो PM-WADI योजना है, इसके तहत कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवाएं शुरू की गई है? तो रेल टेल जो कि रेलवे के लिए टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली संस्था है, इसने हाल ही में जो PM-WADI योजना है उसी के अंतर्गत देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाईफाई सुविधा शुरू की है। हालांकि इसको अन्य रेलवे स्टेशन पर भी लॉन्च किया जाएगा, लेकिन शुरुआती स्टेज में अभी के लिए PM-WADI योजना के अंतर्गत इसको 100 रेलवे स्टेशनों पर शुरू किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्र सरकार की जो PM-WADI योजना है इसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो इसी के अंतर्गत रेल टेल ने देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर फ्री वाईफाई सुविधा शुरू की है। 10 मई को इस केंद्रीय मंत्री ने असोम वार्ता नामक समाचार पत्र के पहले अंक का अनावरण किया। तो हाल ही में जो भारत के गृह मंत्री हैं यानी कि अमित शाह, ये असम की यात्रा पर गए हुए थे और वहां पर इन्होंने असोम वार्ता नामक एक समाचार पत्र का अनावरण किया। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो असोम वार्ता नाम का समाचार पत्र है ये असम सरकार का एक न्यूज़पेपर है जिसमें असम सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में जनता को बताया जाएगा। विश्व जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन बन गई है? तो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार जो वर्ल्ड जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप होती है उसमें किसी भारतीय महिला ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इनका नाम क्या है? ये है हर्षदा शरद गरुड़। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। और ये कौन से राज्य से हैं? ये हैं महाराष्ट्र से। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में जो जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 हुई है इसका आयोजन किया गया है ग्रीस के हेराक्लियोन में। इसमें जो मेडल टेबल है इसमें तुर्की ने टॉप किया है और भारत का स्थान था 9वां, क्योंकि भारत ने टोटल 3 मेडल जीते हैं और तीनों ही एक एक मेडल है, यानी कि गोल्ड 1, सिल्वर 1 और एक ब्रॉन्ज मेडल। जो तीनों भारत के विजेता हैं उनके नाम यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो है गोल्ड मेडलिस्ट हर्षदा शरद गरुड़ का। ये महाराष्ट्र से हैं और इन्होंने पहली बार इस चैंपियनशिप के अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। ये 45 किलोग्राम भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग खेलती हैं, तो इतना आपको ध्यान रखना है। जाने माने लेखक
डॉक्टर रजत कुमार कार का निधन हो गया। ये किस भाषा के एक प्रसिद्ध लेखक थे? तो डॉक्टर रजत कुमार कार ये ओडिया भाषा के मशहूर लेखक थे। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित होने वाली भारत की 10वीं राज्य पुलिस कौन सी बन गई है? तो प्रेसिडेंट कलर्स, जिसको हिंदी में राष्ट्रपति ध्वज बोला जाता है, ये भारत के किसी भी सैन्य इकाई को मिलने वाला सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो हाल ही में जिस स्टेट पुलिस को दिया गया है यह है असम के पुलिस। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो हाल ही में असम की यात्रा पर गए हुए थे और उसी दौरान इन्होंने भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से यहाँ की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर देकर सम्मानित किया। और इस तरीके से जो असम की राज्य पुलिस है ये भारत की 10वीं स्टेट पुलिस बन गई है जिसको ये सम्मान मिला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तस्वीर है इसमें गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उन्होंने असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर देकर सम्मानित किया। और यहाँ पर मैंने उन स्टेट्स के नाम लिखे हैं जिन स्टेट पुलिस को लेटेस्ट ये पुरस्कार मिला है। 8वीं राज्य पुलिस बनी थी हिमाचल प्रदेश की पुलिस, फिर 9वीं राज्य पुलिस बनी थी हरियाणा की पुलिस और 10वीं राज्य पुलिस बन गई है असम। 10 मई 2022 को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि काफ़ी समय पहले ही इनको अपॉइंट कर दिया गया था और अब इन्होंने फाइनली पदभार ग्रहण कर लिया है। तो दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति बन गए हैं इनका नाम है यून सुक योल और इन्होंने जिनकी जगह ली है उनका नाम था मून जाए इन। तो मून जाए इन पहले यहाँ के राष्ट्रपति थे और अब बन गए हैं यून सुक योल। दक्षिण कोरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है सियोल और यहाँ की जो करेंसी है उसका नाम है वॉन। 10 मई 2022 को हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो हंगरी जो कि एक यूरोपीय देश है, यहाँ पर पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं कैटलीन नोवाक। कैटलीन नोवाक जो है ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट हुई हैं। साथ ही आपको बता दूं कि कुछ ही समय पहले हंगरी के अंदर संसदीय चुनाव भी हुए थे और वहां पर चौथी बार जीत हासिल की है विक्टर ओरबन ने। यानी कि विक्टर ओरबन जो है ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जबकि यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं कैटलीन नोवाक। हंगरी जैसा कि मैंने आपको बताया एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी राजधानी है बुडापेस्ट और यहाँ की जो करेंसी है वो है फोरिंट। 10 मई को पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। उन्होंने किस वाद्य यंत्र को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया? जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भारत के एक मशहूर संतूर वादक थे। संतूर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो इसको बजाते थे पंडित शिव कुमार शर्मा और इन्होंने इसको वैश्विक स्तर पर काफ़ी लोकप्रिय बनाया। तो इन्हीं की हाल ही में डेथ हो गई है। ये कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था इनको 1986 में। देश का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है पद्मश्री, ये इनको दिया गया था 1991 में और 2001 में इनको देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था पद्म विभूषण। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। 11 मई को भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम का निधन हो गया। ये किस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे? तो भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम की हाल ही में डेथ हो गई। पहली बात आपको याद रखनी है ये भारत के पूर्व संचार मंत्री थे। तो अगर ये भारत के केंद्रीय मंत्री थे तो ये कौन से मंत्री थे ये भी पूछ सकते हैं। ये भारत के संचार मंत्री थे और अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। तो ये किस पार्टी को बिलोंग करते थे? ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको बताना है कि 11 मई को भारत के केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने इनमें से किस शहर के अंदर भारत के पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? तो देश और दुनिया भर में खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए और इसमें इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने डिसाइड किया था कि भारत के 5 अलग अलग शहरों में खादी उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर खादी की स्थापना की जाएगी। तो इन्हीं में से जो पहला सेंटर है ये हाल ही में बनकर तैयार हुआ है जिसका उद्घाटन किया भारत के एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने। तो सवाल यहाँ पर यह पूछा गया है कि ये जो पहला सेंटर बना है ये कहाँ पर बना है? तो देश का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है दिल्ली के अंदर। जिन 5 शहरों को इसके लिए चुना गया है यानी कि जहाँ जहाँ पर खादी के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे उनमें से एक है दिल्ली जो कि इसका मेन हब होगा। इसके बाद दूसरा होगा गांधीनगर में, फिर होगा कोलकाता के अंदर और चौथा होगा शिलोंग में, 5वां होगा बेंगलुरु में। तो इन्हीं 5 शहरों के अंदर खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे।
दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज जिसका नाम है बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल, यह किस देश के अंदर खोला गया है? तो ग्लास बॉटम ब्रिज का मतलब यह है कि इसका जो सरफेस होता है वो ग्लास का बना होगा, यानी कि आप नीचे भी देख सकते हैं। तो दुनिया का सबसे लंबा जो ग्लास बॉटम ब्रिज है ये बनाया गया है वियतनाम के अंदर। वियतनाम आपको पता है एक आसियान कंट्री है, तो यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम है बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल। क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा इस तरीके से पुल है तो आपसे पूछ सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो याद रखिए इसकी लंबाई है 632 मीटर। 632 मीटर लंबा ये पुल है। साइप्रस एथलेटिक्स टूर्नामेंट 2022 में भारत की किस धाविका ने 100 मीटर बाधा दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो साइप्रस मीट इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये एक एथलेटिक्स का टूर्नामेंट था जो कि हाल ही में आयोजित किया गया है। इसके अंदर एक भारत की धाविका है जिनका नाम है ज्योति याराजी। तो भारत की ये जो धाविका है ज्योति याराजी, इन्होंने इसमें 100 मीटर की जो हर्डल रेस हुई थी उसमें एक तो गोल्ड मेडल जीता है, साथ ही इन्होंने भारत के अंदर राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ज्योति याराजी। इससे जो पिछला रिकॉर्ड था ये था अनुराधा बिस्वाल के नाम पर, लेकिन अब इनका यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है ज्योति याराजी ने, क्योंकि ज्योति याराजी ने केवल 13.23 सेकंड में ही ये 100 मीटर की जो बाधा दौड़ है उसको कंप्लीट कर लिया था। और इसी के साथ इन्होंने जो एशियन गेम्स 2022 में होंगे चाइना के हंगझाओ शहर में, उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे एशियन गेम्स जो सितंबर महीने में होने थे अभी के लिए इनको स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के चलते, क्योंकि चाइना में कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। हाल ही में किस राज्य के अंदर 5 साल से कम उम्र के कई बच्चे टमाटर फ्लू फैलने के कारण प्रभावित हुए हैं? तो टोमेटो फ्लू, जिसको टोमेटो फीवर भी कहा जाता है, इसके चलते हाल ही में केरल राज्य के अंदर कई सारे बच्चे प्रभावित हुए हैं। टोमेटो फ्लू जो है ये एक वायरल बीमारी है, तो ये वायरस के चलते फैलती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इस तरीके से शरीर के ऊपर दाने निकल आते हैं। तो केरल राज्य के अंदर इसके कई सारे मामले हाल ही में दर्ज किए गए हैं। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुन लिया गया है? सो ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज है, इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं कि एशिया महाद्वीप के अंदर जो भी कंट्रीज हैं उनके जो इलेक्शन अथॉरिटीज हैं उनका ये एक संघ है। तो इसके अध्यक्ष के रूप में भारत को हाल ही में चुना गया है। अगर आपसे पूछें कि भारत को किन साल के लिए चुना गया है तो याद रखिएगा 2022 से लेकर के 2024 तक के लिए भारत को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। नाटो के साइबर डिफेंस ग्रुप के अंदर शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो नाटो जो कि 30 देशों का एक मिलिट्री अलायंस है, इसका जो साइबर डिफेंस ग्रुप है जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो इसके अंदर ज्वाइन होने वाला जो पहला एशियन कंट्री बना है ये है दक्षिण कोरिया। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण कोरिया के ज्वाइन होने से अब इस साइबर डिफेंस ग्रुप के अंदर टोटल मेंबर्स की संख्या हो गई है 32। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि कुछ समय पहले नाटो के इसी साइबर डिफेंस ग्रुप ने दुनिया का सबसे बड़ा साइबर डिफेंस एक्सरसाइज किया था जिसका नाम था लॉक्ड शील्ड 2022। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर के अंदर किया गया? तो भारत के अंदर ये पहली बार है जब किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को बायोगैस से संचालित किया जाएगा। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? मुंबई के अंदर। महाराष्ट्र की राजधानी जो मुंबई है यहाँ पर बायोगैस से संचालित भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया गया है, यानी कि यहाँ पर लोग अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करवा सकते हैं। 11 मई 2022 को एप्पल को पीछे छोड़ते हुए इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? यानी कि दुनिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बन गई है जिसने एप्पल को हाल ही में पीछे छोड़ दिया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी कि सऊदी अरामको। जो सऊदी अरामको है ये सऊदी अरब की एक कंपनी है, तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी है, जिसने हाल ही में एप्पल कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है। और इस तरीके से सऊदी अरामको जो है ये अब दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। 12 मई को पीएम नरेंद्र मोदी ने दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन के अंदर पार्टिसिपेट किया। इसका आयोजन किस देश ने किया था?
तो अभी हाल ही में वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया। आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये जो सम्मेलन है इसकी मेजबानी किसने की। तो याद रखिए, इसका आयोजन किया है अमेरिका ने। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्हीं के द्वारा इसको आयोजित किया गया था और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया। इसका जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो पिछले साल सितंबर 2021 के अंदर आयोजित किया गया था। 12 मई 2022 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि श्रीलंका के अंदर यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसको देखते हुए यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे महिंदा राजपक्षे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उनके बाद अब श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने 12 मई को अपने पद की शपथ ली है। तो ये कौन है? इनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। तो रानिल विक्रमसिंघे जो है ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड नेशनल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, जो कि भारत के जो औद्योगिक संस्थान है उनका एक परिसंघ है। तो आपको बताना है कि इसके अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बना दिया गया है संजीव बजाज को। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। 12 मई को भारत ने इनमें से किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया। तो ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन का हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है एक एयरक्राफ्ट से जिसको बोलते हैं सुखोई 30 मार्क 1। सुखोई 30 मार्क 1 जो एयरक्राफ्ट है इसी के जरिए हाल ही में ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन का सफल परीक्षण किया गया। ये परीक्षण किया गया था बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में एक टारगेट को आसानी से और सटीक तरीके से निशाना बनाकर इस मिसाइल ने आसानी से नष्ट कर दिया। हाल ही में किसने 20वीं पशुधन गणना के आधार पर नस्ल के अनुसार पशुधन और पोल्ट्री रिपोर्ट जारी की। जो भारत के अंदर 20वीं पशुधन गणना हुई थी वो हुई थी साल 2019 में। तो उसी के आधार पर हाल ही में पहली बार नस्ल के अनुसार पशुधन और पोल्ट्री रिपोर्ट जारी की गई। तो इसको किसने जारी किया है? इसको जारी किया है भारत के जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री हैं यानी कि पुरुषोत्तम रूपाला ने। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सरकार वर्ष 2024-25 तक कितने नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी जो कि कार्गो क्षेत्र की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी यानी कि 33। तो 2024-25 तक भारत के अंदर 33 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। हाल ही में एक बुक रिलीज की गई है जिसका टाइटल है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, रूलर्स पुलिस टू पीपल्स पुलिस। ये किताब आपको बताना है कि किसने लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रकाश सिंह। तो प्रकाश सिंह जो कि भारत के पूर्व IPS अधिकारी हैं, हाल ही में इन्होंने ये बुक लिखी है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, जो कि भारत में पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर लिखी गई है। यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि इस बुक को लॉन्च किया था भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। उत्तर प्रदेश में निर्मित भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन 13 मई को किसने किया। तो अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत सरोवर नाम की एक पहल शुरू की थी, जिसके तहत भारत के अंदर हर एक जिले के अंदर 75 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। तो उसी के तहत भारत का जो पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है ये बनाया गया है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में पटवाई ग्राम पंचायत है और वहीं पर भारत के पहले अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है, जिसका हाल ही में ऑफिशियली उद्घाटन किया है भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी ने। ये भारत के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, तो इन्होंने ही हाल ही में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। हाल ही में एक अन्य बुक रिलीज की गई है जिसका टाइटल है मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। ये बुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई है और इसको रिलीज किया है भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस बुक को एडिट और कंपाइल किया है ब्लू क्रॉफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने। इस बुक के कोई एक लेखक नहीं है बल्कि कई सारे लेखकों ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और ब्लू क्रॉफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने इसको एडिट और कंपाइल किया है। तो PM नरेंद्र मोदी के ऊपर ये जो बुक लिखी गई है इसको हाल ही में रिलीज किया था उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी कि UNWTO की सदस्यता छोड़ दी है।
UNWTO का मतलब है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये संस्था काम करती है और इसका मुख्यालय है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। तो क्या है कि रूस भी इसका एक मेंबर था, लेकिन रूस ने हाल ही में इसकी सदस्यता छोड़ दी है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक्चुअल में UNWTO ने अनाउंस किया था कि रूस की जो सदस्यता है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है, लेकिन इसमें वोटिंग होने से पहले ही रूस ने इसकी सदस्यता छोड़ दी है। 13 मई 2022 को किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया है? तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान जो है ये संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के राष्ट्रपति थे। हाल ही में इनकी डेथ हो गई है। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। क्योंकि इनके कार्यकाल के दौरान भारत और UAE के संबंध काफ़ी मजबूत हुए थे और इसीलिए हाल ही में इनके सम्मान में भारत के अंदर एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी मनाया गया था 14 मई को। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। साथ ही आपको बता दूं कि भारत के जो उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू हैं वो इनकी डेथ के बाद UAE की यात्रा पर गए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को किस अरब देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि UAE के जो राष्ट्रपति थे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, इनका निधन हो गया, तो इसके बाद UAE के नए राष्ट्रपति बन गए हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस शहर के अंदर भारत संयुक्त अरब अमीरात आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? जैसा कि आपको पता होगा इसी साल भारत और UAE के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो उसी के तहत हाल ही में पहली बार भारत संयुक्त अरब अमीरात आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन हुआ जिसका आयोजन किया गया था महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की तरफ से भारत के जो वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं उन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया। 13 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की किस नीति का शुभारंभ किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स्टार्टअप नीति। तो मध्य प्रदेश की जो स्टार्टअप पॉलिसी है उसको हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। इसी अवसर पर PM नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के लिए स्टार्टअप के लिए पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर शहर के अंदर स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का भी उद्घाटन किया। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कलम वेबसाइट लॉन्च की है जो कि आपको बताना है कि किस संस्था की एक साहित्यिक पहल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रभा खेतान फाउंडेशन। प्रभा खेतान फाउंडेशन की जो कलम नाम की पहल है उसी के लिए हाल ही में एक वेबसाइट लॉन्च की है लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने। भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम था सुशील चंद्रा, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके हैं। अब उनकी जगह ले ली है राजीव कुमार ने। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो भारत के जो नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और ये भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। टाटा सन्स द्वारा एयर इंडिया के MD और CEO के रूप में किसे अपॉइंट कर दिया गया है? तो एयर इंडिया एयरलाइंस जो कि अब एक प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी बन चुकी है, इसके MD और CEO के रूप में हाल ही में अपॉइंट किया गया है कैंपबेल विल्सन को। कैंपबेल विल्सन जो है ये सिंगापुर एयरलाइंस से जुड़े थे और अब इनको एयर इंडिया का MD और CEO बना दिया गया है। पूरी दुनिया में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, जो प्रवासी पक्षी होते हैं जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी ट्रेवल करते हैं, तो उनके संरक्षण के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो है ये हर साल 2 दिन मनाया जाता है। ये फिक्स नहीं होता है, मई और अक्टूबर महीने का जो सेकेंड सैटरडे होता है उस दिन ये मनाया जाता है और इस बार ये होगा 14 मई को। इसके अलावा अक्टूबर महीने में ये 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 14 मई। और इस बार के वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की जो थीम रखी गई है वो है टू फोकस ऑन लाइट पोल्यूशन। अब इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि मई महीने के सेकेंड वीक में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। सबसे पहले है 8 मई। तो 8 मई को मनाया जाता है विश्व थैलेसीमिया दिवस, जो कि एक रक्त संबंधी आनुवंशिक रोग होता है
तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। फिर इसके बाद 8 मई को ही मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। आपको पता होगा जो इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी है उसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की थी। तो उनकी जो जयंती होती है 8 मई, उसी को हर साल विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी इस बार थीम रखी गई है बी ह्यूमन काइंड। फिर इसके बाद 8 मई को ही मनाया गया है मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे। तो माताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हर साल जो मई महीने का दूसरा रविवार होता है उस दिन मनाया जाता है मदर्स डे, जो कि इस बार था 8 मई को। फिर इसके बाद 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई सन 1998 को भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था और उसी की याद में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसकी इस बार थीम रखी गई है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। फिर इसके बाद 12 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो समाज में नर्सेस के योगदान को उजागर करने के लिए हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है ये 12 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 12 मई को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती होती है, जिनको आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस ये हर साल 12 मई को मनाया जाता है। इस बार का विषय है नर्सेस ए वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। तो ये है इस बार की इसकी थीम। फिर इसके बाद 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। फिर 14 मई को इस बार मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जिसका इस बार विषय है टू फोकस ऑन लाइट पोल्यूशन। तो ये डेज एंड थीम्स जो हैं मई महीने के सेकेंड वीक में ये आपको ध्यान रखने हैं। किस भारतीय को वास्तुकला के लिए रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है? तो वास्तुकला के लिए ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उसको बोलते हैं रॉयल गोल्ड मेडल, और 2022 के लिए ये एक भारतीय को मिला है जिनका नाम है बालकृष्ण दोषी। तो बालकृष्ण दोषी जो हैं ये भारत के एक मशहूर आर्किटेक्ट हैं और इन्हीं को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। आपको बताना है कि आईपीसी की वो कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत इसका प्रावधान है। तो राजद्रोह कानून, जिसको अंग्रेजी में सेडिशन लॉ बोला जाता है, इसके अंतर्गत अगर किसी भी व्यक्ति को राजद्रोह का दोषी पाया जाता है तो उसको अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है, साथ ही उस पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी है, यानी कि जब तक सरकार इसकी समीक्षा नहीं कर लेती है तब तक इसके तहत नए केसेस को दर्ज नहीं किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर हाल ही में रोक लगा दी है। और ये आईपीसी की यानी कि भारतीय दंड संहिता की जिस धारा में इसका वर्णन है ये है 124A। सो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। शावा झील जो कि अप्रैल 2022 में हजारों साल में पहली बार पूरी तरीके से सूख गई है, ये किस कंट्री के अंदर स्थित है? तो शावा लेक जो है ये हाल ही में चर्चा में रही क्योंकि जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियों के चलते ये जो लेक है पहली बार पूरी तरीके से सूख गई है। तो ये कहाँ पर है? ये है इराक के अंदर, और ये एक रामसर साइट भी है। ये जो सावा लेक है इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर किया गया था। सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जहाँ पर सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों को नाश्ता दिया जाएगा? ये राज्य है तमिलनाडु। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि MK स्टालिन, उन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि यहाँ पर सरकारी स्कूलों में 1 से लेकर के 5 तक के जो छात्र हैं उनको नाश्ता भी दिया जाएगा। इनमें से किस संस्था ने जनता तक सरकारी डेटा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय डेटा और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? तो सरकारी डेटा तक लोगों की आसान पहुंच बनाने के लिए हाल ही में भारत के नीति आयोग ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म यानी कि NDAP। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है भारत के नीति आयोग ने। आपको पता है हाल ही में नीति आयोग के नए नए उपाध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है डॉक्टर सुमन के बेरी। तो उन्होंने ही इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। 13 मई को भारत सरकार ने देश की खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन के लिए इनमें से किस चीज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है? तो फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में भारत सरकार ने गेहूं यानी कि वीट के निर्यात पर रोक लगा दी है। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। यहाँ पर मैं आपसे अब 2 क्वेश्चंस पूछूंगा जिनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। पहला सवाल है, प्रेसिडेंट कलर्स से सम्मानित होने वाली भारत की 10वीं राज्य पुलिस कौन सी बन गई है? और दूसरा सवाल है कि भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसको अपॉइंट कर दिया गया है? पहले थे सुशील चंद्रा, लेकिन अब कौन बने हैं ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 8 से लेकर के 14 मई तक के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आपको ऐसे ही आगे भी मिलते रहेंगे। तो हम लोग जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।